नमस्कार, घड़ी में बजने वाले हैं 4 और मैं दीपाली नंदा आपके लिए लेकर आ गई हूं आवाज समाचार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। खराब ग्लोबल संकेतों के बावजूद बाजार में दिखी रिकवरी, बाजार निचले स्तर से शानदार रिकवरी के साथ बंद, मिड कैप इंडेक्स नीचे से सुधरा। डेरिवेटिव नुकसान मामले में प्रोमोटर की सफाई के बावजूद नहीं सुधरा सेंटीमेंट, इंडसइंड बैंक करीब 27% गिरकर 5 साल के निचले स्तर पर पहुंचा। बैंक का करीब 20,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ। एजीएस ट्रांजैक्ट के एटीएम में कैश नहीं रहने की शिकायतें, भारी दिक्कतों से जूझ रहे हैं लोग। एसबीआई, आईसीआईसी बैंक के एटीएम पर सबसे ज्यादा असर, कंपनी ने कहा दिक्कत दूर करने पर कर रहे हैं काम। भारत में रह रहे अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा कदम, लोकसभा में सरकार ने पेश किया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। पुराने 4 कानून होंगे खत्म, सरकारी एजेंसियों को मिलेगी और ज्यादा ताकत। दो दिन की राजकीय यात्रा पर मॉरिशस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर होंगे चीफ गेस्ट। पीएम के स्वागत में एयरपोर्ट पर पहुंची मॉरिशस की पूरी कैबिनेट। बिहार के पारंपरिक गीतों के साथ हुआ स्वागत। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने की मल्हार सर्टिफिकेशन की शुरुआत। राज्य में मास्क की दुकान के लिए सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा मल्हार सर्टिफिकेट। झटका मीट के लिए मल्हार सर्टिफिकेट जारी करने का ऐलान। देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया है और एक देश के नाम पर आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने छेड़ी नई बहस। बोले अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत का संविधान, ऐसा क्यों? अब इंडिया नहीं भारत कहना है। चलिए आज शुरुआत करते हैं शेयर बाजार के साथ। और खराब ग्लोबल संकेतों के बावजूद बाजार में रिकवरी मोड दिखाई दिया। बाजार निचले स्तर से शानदार रिकवरी के साथ बंद हुआ। निफ्टी ने 38 पॉइंट की बढ़त ली और वहीं सेंसेक्स 13 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स भी निचले स्तर से सुधर कर बंद हुए। आज के बाजार में सबसे ज्यादा गिरावट इंडसइंड बैंक में देखने को मिली और इंडसइंड बैंक करीब 27% फिसल कर बंद हुआ। इंडसइंड बैंक में अब तक की ये सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज बाजार में किन सेक्टर में हलचल रही और कौन सा स्टॉक धड़ाम से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया? जी, अगर स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि इंडसइंड बैंक में बड़ी गिरावट आज के सत्र में हमें देखने को मिली है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 के ऐसे कौन से स्टॉक है जहां पे हमें बढ़त देखने को मिली है। सबसे पहले ट्रेंड 4% की बढ़त देखने को मिली। बीपीसीएल में हमें 3%, सन फार्मास्यूटिकल 3% और बीएल यहाँ पे 2%। बीपीसीएल, सन फार्मा और बीएल जो है वो काफी लंबे टाइम से खबरों में बने हुए हैं, जो रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। गिरावट वाले शेयर्स की बात करें तो इंडसइंड बैंक 27% की बड़ी गिरावट आज ये खबरों में भी बना हुआ था और खबरों को लिहाज से यहां पे गिरावट है। इन्फोसिस आईटी पैक में एक प्रेशर तो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज जो ग्लोबल क्यूज है उसका रिफ्लेक्शन यहां पे देखने को मिला है। बजाज फिनसर्व में 2% और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी करीब करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। अगर मिड कैप शेयर्स की बात करी जाए तो सबसे पहले बात करते हैं कि बढ़ने वाले शेयर्स कौन से हैं। भारतीय एक्साकॉम में हमें 9% का बढ़त देखने को मिली है। टाटा कम्युनिकेशन 9%, पेटीएम में की बात करी जाए तो यहां पे 8% और फिनिक्स मिल्स भी करीब 7% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। फाइनेंशियल्स में भी आज अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली है। अगर मिड कैप के गिरने वालों की बात करी जाए तो बंधन बैंक 5.5%, बीएसई वैल्यूएशन को लेके काफी ज्यादा कंसर्न है मार्केट में और गिरावट हमें कल भी देखने को मिली थी और वो भी आज परसिस्टेंट है। अशोक लेलैंड खबरों में बना हुआ है 3.5% और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी 3% की गिरावट आज के सत्र में देखी गई है। जी, शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो आज बाजार की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक शेयर जो सबसे ज्यादा फोकस में रहा वो है इंडसइंड बैंक का, जिसका जिक्र कंचन भी मार्केट अपडेट में कर रही थी। इस बैंक के शेयर में 27% की गिरावट आई है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है। क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये धड़ाम होता हुआ दिखाई दिया स्टॉक? इस पर डिटेल्स लेते हैं यतिन से। तो यतिन, बताएं क्या वजह रही जिसके चलते हमने देखा इंडसइंड बैंक का शेयर 27% टूटा? निफ्टी का वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक इंडसइंड बैंक, और अगर हम आज की बात करें तो 20% से ज्यादा की गिरावट इस काउंटर में आपको देखने को मिली है। सबसे मजे की बात यह है कि 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स के आते हुए यहां आपको देखने को मिल रही है।
15-16 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन लॉस, और पिछले एक साल में शेयर आधा हो गया है, यानी 50% से ज़्यादा के नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। आज स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों है? क्योंकि जो डेरिवेटिव्स को लेके कंपनी ने एक बड़ा खुलासा किया है, उसके चलते इन्वेस्टर्स में एक असमंजस बना हुआ है। अगर हम बात करें तो कंपनी का कहना यह है कि करीब करीब 1500 करोड़ रुपए के डेरिवेटिव स्वैप लॉसेज आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे, और करीब करीब नेटवर्थ पे 2.5% का इम्पैक्ट आपको आता हुआ नजर पड़ सकता है। अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो इस मामले पे बैंक को लगता है कि बाहरी एजेंसी से एक इंडिपेंडेंट रिव्यू और जांच कराई जाएगी, और इसके अलावा Q4 के आखिर के पहले ये डेरिवेटिव लॉसेस पे क्लैरिटी आ जाएगी, फिगर्स पक्के हो जाएंगे। इस विवाद के चलते स्टॉक में एक जबरदस्त प्रॉब्लम आ रहा है। येन और डॉलर रिलेटेड स्वैप्स पे कंपनी को मार्क टू मार्केट नुकसान हुआ है, जो RBI के 2023 के सर्कुलर के बाद संज्ञान में लिए गए। सितंबर 2024 से कंपनी ने इस पे खोजबीन चालू की, जिसके बाद अब इनको जाके पता चला है कि 1500 करोड़ से ज़्यादा के लॉसेज आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये MTM लॉसेज दर्ज नहीं हुए, जिससे आगे जाके प्रॉफिट लॉस और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे आपको इम्पैक्ट आता हुआ नजर पड़ सकता है। विवाद यही नहीं है, अगर हम देखें तो कुछ दिनों पहले कंपनी के CFO ने एक इस्तीफा दिया, उसके बाद RBI ने MD एंड CEO का जो कार्यकाल था सिर्फ 1 साल से बढ़ाया, जबकि बोर्ड की मंजूरी लगभग 3 साल के आसपास की आपको देखने को मिल रही थी। ओवर एंड अबव फंडामेंटली अगर हम बात करें तो जो माइक्रो फाइनेंस बुक के लॉसेज हैं ये भी बढ़ते हुए आपको नजर पड़ रहे हैं। अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो एक हफ्ते में शेयर लगभग 30% लुढ़क गया है, और अगर हम एक साल की बात करें तो लगभग 54% आपको इस शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। बिल्कुल यतीन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लंबे समय से इंडसइंड बैंक की बात करें तो कुछ ना कुछ विवाद इसके साथ घिरा हुआ है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि कब क्या हुआ जिसके चलते इंडसइंड बैंक विवादों का बैंक बन गया। इंडसइंड बैंक में पिछले 12 महीने में बहुत सारे इवेंट हुए, जिसके कारण स्टॉक में इतनी जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और अगर आप कैलेंडर खंगालें तो मई 2024 की बात करें तो प्रमोटर्स को अपना हिस्सा 26% तक ले जाना था। हालांकि आज तक उनको RBI की फाइनल नॉड नहीं मिली स्टेक बढ़ाने के लिए और कैपिटल इन्फ्यूजन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये भी एक उम्मीद थी इन्वेस्टर्स को, जो अभी खरी नहीं उतरी है। इसके बाद अगर हम बात करें CFO की, तो कंपनी के CFO गोविंद जैन ने 19 जनवरी 2025 को अपना इस्तीफा दिया, और कहीं ना कहीं इसको भी एक डी-रेटिंग इवेंट माना जाएगा। अगर हम बात करें जनवरी एंड की, तो जनवरी एंड में अगर आप देखें तो कंपनी की जो MFI लोन बुक है, यहाँ एक भारी आपको इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। खराब लोन की संख्या बढ़ती हुई नजर पड़ी, और अगर हम क्वार्टरली अपडेट देखें तो आपको दिखेगा कि पिछले साल जो NPAs थे ग्रॉस लेवल पे MFI कारोबार के, वो 4.5% थे, जो अब बढ़ के 7.5% हो गए। और यही नहीं, कंपनी का मानना यह है आगे जाके भी MFI बुक में थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिलेगी, तो यहाँ एसेट क्वालिटी खराब होगी। अगर हम रीसेंट इवेंट की बात करें 7 मार्च की, तो RBI ने जो CEO साहब हैं, इनका कार्यकाल केवल 1 साल के लिए बढ़ाया, जबकि बोर्ड की अप्रूवल 3 साल के लिए थी। तो यहाँ भी आपने देखा कि शेयर को एक बड़ा झटका मिला है। और रीसेंट इवेंट है जो मार्क टू मार्केट लॉसेस छिपाने की जो इम्पैक्ट है वो भी आपको देखने को मिल रही है। करीब 2.5% नेटवर्थ पे इम्पैक्ट होगा। और यही नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बैंक ने अपने स्वैप्स पे MTM का जो लॉस है वो छिपाया, जिसके कारण आने वाले क्वार्टर्स में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। शुक्रिया यतिन, इंडसइंड बैंक के विवादों की पूरी पिक्चर दर्शकों को बताने के लिए। वहीं आपको बता दें, CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने इंडसइंड को लेकर कहा है कि इंडसइंड बैंक को आज के आज निफ्टी से बाहर निकाला जाना चाहिए और RBI को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। और इसमें भी मैं एक चीज़ बताऊं, कई तो इंडेक्स फंड है जिनको लेना पड़ता है कि भाई इंडेक्स का हिस्सा है इसके लिए, ये स्टॉक अब इंडेक्स से बाहर होगा। अब इस स्टॉक का इंडेक्स में होने का कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट मैं तो चाहूँगा कि मैं तो ये अपील करूँगा सेबी से कि आज के आज इसे इंडेक्स से बाहर करें। वेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों वेट करना है? बाई मतलब वो एक्सचेंजेस तो क्यों वेट करना है? बाई एनुअल रिव्यू का क्या मतलब है? एक स्टॉक इस तरीके से कर रहा है क्लियरली, क्या इंडेक्स स्टॉक क्या शोभा देता है? ये मैं पूछता हूँ कि मैं तो कहता हूँ फाइनेंस मिनिस्ट्री को इसमें इंटरव्यू करना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री को आके बोलना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को आके एक्सचेंजेस को बोलना चाहिए, आज ही बोलना चाहिए स्टॉक को एक्सचेंज से बाहर करो, इस स्टॉक को निफ्टी से बाहर करो। क्या मतलब है निफ्टी का एक स्टॉक का? क्या ये अच्छी हेडलाइन जाएगी? किसी भी ग्लोबल वायर में एक हेडलाइन जाएगी क्या कि इंडिया के एक इंडेक्स स्टॉक में एक ही दिन में 30% की गिरावट आई क्योंकि वहाँ पर एक रिस्क है कि एक किसी तरीके का फ्रॉड हुआ है?
ये क्या एक उस तरीके की हेडलाइन जाएगी इस तरीके से? बिल्कुल इस स्टॉक को निफ्टी में क्यों आना चाहिए? मैं कहता हूँ आज की आज आरबीआई को चाहिए, आरबीआई ने किया पहले ऐसे, आज की आज आरबीआई को चाहिए अपना एक नॉमिनी बिठाएं बोर्ड पर। आज की आज आरबीआई को अपना एक नॉमिनी बिठाना चाहिए बोर्ड पर। आरबीआई को कहना चाहिए मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या किया हुआ है, मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है। आरबीआई को बात बोलनी चाहिए। 26% स्टॉक गिरा है। आई थिंक इवन आरबीआई को संज्ञान लेना चाहिए कि भाई ये क्या क्या चल क्या रहा है यहाँ पर। ये कहना बड़ा आसान है कि जी 1500 करोड़ की हिट है, हमारे पास है, एक वन टाइम हिट ले लेंगे ना। बात 1500 करोड़ की नहीं है, बात यहाँ पे ट्रस्ट की है। बात यहाँ पर एक पूरा का पूरा सिस्टम है, यहाँ पर कितने डिपॉजिटर्स हैं आपके, उन सब की बात है। यहाँ पर सबको डर लगता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सीधे आज की आज मैं कहता हूँ आरबीआई को इसमें बोर्ड में अपना एक नॉमिनी बिठाना चाहिए। किया पहले भी आरबीआई ने कई बार किया, कई बैंकों में किया है। इंडसइंड बैंक को डिफरेंट होना चाहिए, जब बाकी पहले कई बैंकों में किया है, इसमें भी होना चाहिए। अगर आप एक चीज़ कह रहे हैं कि नहीं मैं एक्सटेंशन जो है वो 3 साल का नहीं दे रहा हूँ, मैं 1 ही साल का दे रहा हूँ, इसमें अपने आप में एक चीज़ क्लियर है कि आरबीआई को भी क्लियर कट हिंट तो है, आरबीआई को भी थोड़ा डर तो है, आरबीआई भी कॉन्फिडेंट तो है नहीं इनकी मैनेजमेंट को लेकर। आरबीआई को भी लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है। अगर ऐसा है तो सीधा फिर यहाँ पर एक अपना नॉमिनी बिठाइए बैंक के बोर्ड पर, पता करिए कि क्या हो रहा है। आई थिंक ये पता करने की ज़रूरत है इंडसइंड बैंक के केस में बिल्कुल। और ये तो मेरी इनफैक्ट आज मेरी 2 अपील हो गई। मेरी एक अपील हो गई इस चीज़ से कि इसको इंडेक्स से बाहर निकाला जाए और निफ्टी से, और दूसरी अपील मेरी ये हो गई कि इसमें एक आरबीआई इंटरवीन करे और ज़रूरत हो तो सीधा बोर्ड में दखल दे, पता करे कि क्या ज़रूरत है, मतलब सीधा आरबीआई को रिपोर्ट होनी चाहिए। आई थिंक इसकी थोड़ी सी अब ज़रूरत आ चुकी है यहाँ। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक और बड़ी खबर आज की। और आज देश के कई शहरों में एटीएम में कैश ना होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। एटीएम खाली पड़े हैं, कैश ढूंढ रहे हैं लोग, लंबी लंबी कतारें कई जगह दिखाई दे रही हैं। पूरा मामला क्या है, किस तरह से एटीएम से कैश गायब हो गया है, ये समझते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन बताएं पूरा मामला क्या है, क्यों लोगों को कैश नहीं मिल रहा है एटीएम में? तो डेफिनेटली लोग एटीएम में पैसा निकालने तो जा रहे हैं लेकिन एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा है। बेसिकली जो एटीएम सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी एजीएस ट्रांजैक्ट, उसमें एक आपदा आ पड़ी है। बेसिकली कंपनी में इस टाइम पे काफी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखे जा रहे हैं। अब अगर आप पिछले हफ्ते की ही बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी है और उनकी जो बाकी की यूनिट्स है, उन्होंने करीब 39 करोड़ का यहाँ पे लॉस झेला था। यही नहीं बल्कि जो कंपनी के 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, उनका भी इस्तीफा आता हुआ दिखाई दिया है। अब अगर इस टाइम पे बात करें रिपोर्ट्स की, तो क्रिसिल ने और साथ ही साथ जो इंडिया रेटिंग है, उन्होंने भी इसको डाउनग्रेड कर दिया है। ये एक प्रॉब्लम आके और खड़ी हो गई है। इसके अलावा अगर कंपनी के एम्प्लॉयज की बात करी जाए तो उनसे बोला जा रहा है कि एटीएम को जाके प्लीज रीफिल करिए, लेकिन वो भी रीफिल क्यों करें, क्योंकि जो उनका अकाउंट है वो भी काफी टाइम से रीफिल नहीं हुआ है, क्योंकि इस टाइम पे माना ये बातें सामने आ रही है कि एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिली है। अब अगर इसके आईपीओ की बात करी जाए तो जनवरी 2022 में इसका आईपीओ आया था। इसकी हमें फ्लैट लिस्टिंग देखने को मिली थी, 176 के प्राइस पे ये लिस्ट हुआ था। और इसका अभी करंट भाव देखा जाए तो 90% से ज्यादा की कमजोरी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपना पैसा ऑलरेडी इतना सारा गवा दिया है। लेकिन कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया है। कंपनी ने बोला है कि जिस तरीके की भी ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम से इस टाइम पे कंपनी गुजर रही है, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसे रिजॉल्व किया जाए। शुक्रिया कंचन ये पूरा मामला समझाने के लिए। चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे किस तरह से देश में घुसपैठियों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देश में घुसपैठियों की खैर नहीं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह ने इस तरफ अपना पहला कदम उठा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पेश किया और इसी के साथ सरकार की मंशा भी साफ कर दी कि लीगल एंट्री से बैर नहीं, घुसपैठियों की खैर नहीं। भारत ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। आज संसद में इसको लेकर एक बिल पेश हुआ। इसमें विदेशी नागरिकों पर नकेल कसने की भी तैयारी की जा रही है। साथ ही जाली दस्तावेजों से अवैध एंट्री लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारत में प्रवेश करने वाले और उससे निकास करने वाले व्यक्तियों की बाबत पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की अपेक्षा का उपबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करने
और वीज़ा तथा रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा सहित विदेशियों से संबंधित मामलों को भी नियमित करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनसे अनुषंगिक विषयों का अनुबंध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। तो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 की हाइलाइट्स क्या है और किस तरह से घुसपैठियों पर शिकंजा कसने की तैयारी सरकार कर रही है, इस पर पूरी जानकारी के साथ अब जुड़ गए हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस बिल की हाइलाइट्स और साथ ही साथ जो एक फोकस है वो यही दिखाई दे रहा है कि जो घुसपैठ है उस पर रोक लगाई जा सके, किस तरह की तैयारी है सरकार की? बिल्कुल आपने सही कहा, फोकस यही है कि जो अवैध घुसपैठिए हैं उन पर रोक लगाई जाए। जो वीज़ा अवधि खत्म होने के बावजूद भारत में जमे रह जाते हैं उन पर रोक लगाई जाए और इसके लिए 3 तरह के खास प्रावधान किए गए हैं। पहला, सख्ती ये की गई है कि जेल की सज़ा का विशेष प्रावधान किया गया है, जुर्माने का विशेष प्रावधान किया गया है। मिसाल के तौर पर कोई अगर अवैध दस्तावेज के आधार पर भारत में चला आया है तो उसको 5 साल कैद की सज़ा हो सकती है या फिर 5 लाख जुर्माने की सज़ा हो सकती है या फिर दोनों हो सकती है। दूसरा, जो जाली दस्तावेज बनाने वाले होते हैं उनके लिए भी सख्त सज़ा का प्रावधान है। 2 से 7 साल तक सज़ा का प्रावधान है और 1 से 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। विशेष मामलों में ज़्यादा संगीन मामला होगा तो दोनों प्रावधान एक व्यक्ति पर, आरोपी पर लग सकता है। और तीसरा, वीज़ा अवधि खत्म होने के बाद भी अगर कोई टिका रहता है, भारत में रहता है, तो उस पर 3 साल तक कैद का प्रावधान है और 3 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। अगर मामला ज़्यादा संवेदनशील है तो जुर्माना और कैद दोनों हो सकता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस बिल का वो ये है कि जो इमिग्रेशन अधिकारी हैं उनके कानून, उनको ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, उनको पूछताछ करने का ज़्यादा अधिकार दिया गया है। और साथ ही साथ अगर इमिग्रेशन अधिकारी को लगता है कि सामने वाला भारत का नागरिक नहीं है तो ये साबित करने का अधिकार उस की जिम्मेदारी उस शख्स की होगी, ना कि इमिग्रेशन अधिकारी की होगी। अगर कोई इस शक में गिरफ्तार होता है कि भारतीय नहीं है तो उसको साबित करना होगा कि जी हम भारतीय हैं। एक तो बात ये रही। और तीसरा जो इस बिल का महत्वपूर्ण हिस्सा है कि किस तरीके से बाहर के लोग अवैध तरीके से भारत में ना आ सकें, इससे जुड़े हुए कानून को और ज़्यादा सख्त किए जाएं। इसीलिए अलग अलग कानून, फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, इमिग्रेशन एक्ट 2000, इन 4 एक्ट को मिला करके ये एक नया एक्ट लाया जा रहा है और इसके तहत विशेष प्रावधान भी किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी, इस अहम बिल पर पूरी जानकारी दर्शकों को देने के लिए। चलिए इसी के साथ आवाज समाचार में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।